हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट। ठीक है, इसको हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अभी हम एनसीईआरटी जो 11th क्लास के है उससे पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्लाइमेट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है वो है अपना कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो अभी इसको देखने वाले हैं हम। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है, क्या जो ये अर्थ है हमारी, इसके चारों तरफ क्या है, एक एयर की बहुत बल्कि सी एयर है। ठीक है, क्या है, लेयर है। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अब उसकी जो लेयर है, जो फर्स्ट जो लेयर स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इक्वेटोरियल में ये होती है लगभग, इक्वेटोरियल से और पोल्स पे। इक्वेटोरियल में ये होती है लगभग 18 किलोमीटर तक, पोल्स पे होती है 8 किलोमीटर तक। तो इसकी एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया लगभग 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऐसे इसका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है हाइट के साथ में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना कम होता है, लगभग इक्वेटोरियल में कितना पहुँच जाता है, -80 तक, और पोल्स के केस में कितना पहुँच जाता है, -40 किलोमीटर, 40 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी। ठीक है, टेम्परेचर किलोमीटर में नहीं हो सकता, 80 डिग्री सेल्सियस और ये 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 80 डिग्री जो सेल्सियस है ये ज़्यादा कैसे हो गए? तो इसके दो रीज़न है। पहला तो यहाँ पे जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो यहाँ पे मर्ज हो रही हैं वो ऐसे ऊपर उठ रही हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, इसी वजह से ऊपर, इसी वजह से ये लंबा है, मतलब ज़्यादा एरिया है इसमें। ठीक है, 18 किलोमीटर तक है। तो इसकी वजह से जब ये लैप्स रेट होती है ना इसकी जो 6 डिग्री कम होती है कितने से, 1 किलोमीटर में, या फिर जो है 165 मीटर पे 1 डिग्री कम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो लैप्स रेट है, तो इसकी वजह से यहाँ ऑब्वियस सी बात है कम होगा। 8 किलोमीटर का ही हाइट है, यहाँ पे 18 किलोमीटर है, तो इस वजह से। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो ग्रेडियंट जो है ना, टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर का क्या है, जो ग्रेडियंट है, कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इसकी वजह से लैप्स रेट भी ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, तो ये है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसका ज़्यादा क्यों होता है इक्वेटोरियल में, सॉरी कम क्यों होता है वहाँ अपर लेयर में, पोल से। ठीक है, तो ये है। अब जो नेक्स्ट लेयर जो वो है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर क्यों न्यूज़ में रहता है, क्योंकि ओजोन लेयर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है। ओजोन लेयर्स क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, वो जो यूवी रेज जो आ रही हैं उनको क्या करता है, उनको ऑब्जर्व करता है। ये इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यूवी रेज को ऑब्जर्व करने से क्या होता है, ये जो है बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि इचिंग हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, जो ब्लाइंडनेस आ सकती है इससे। ठीक है, स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे, और इससे स्किन जो कैंसर है उसका खतरा भी बढ़ जाता है। और इन रेयरिटी ऑफ केसेस में जेनेटिक जो है म्यूटेशन भी हो सकता है, इससे जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यूवी रेज को बचाता है, तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, जो ओजोन लेयर है वो क्या है, उनको ऑब्जर्व करती है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसमें हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो हाइट है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो फिर अगला जो है वो कौन सा है आपका मीसोस्फीयर है। अभी मीसोस्फीयर क्या है, मीसोस्फीयर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 80 to 400 किलोमीटर्स तक होता है, ठीक है, अबव स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वापस से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया, ये वापस से डिक्रीज हो रहा है, ये हाइट है, ठीक है। तो इससे जो अगला है उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, वो बाहर वाला जो स्फीयर है वहाँ तक, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर में क्या होता है, एक्सोस्फीयर में कि जस्ट ऊपर क्या होता है, एक आइनोस्फीयर होता है, वो इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है कि आइनोस्फीयर में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, चार्ज होते हैं। तो अर्थ से जब रेडियो वेव्स जो जाती हैं वो इनसे टकरा करके वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हमें रेडियो का साउंड सुनाई देता है। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो कहीं भी इनसे टकरा करके आ जाती हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या सुनाई देता है, रेडियो का साउंड, ठीक है। इसी प्रिंसिपल से वो टीवी भी चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, बस उसके बाद ये खत्म। अब मेनली जो है ना वो जो ट्रोपोस्फेयर है और एंड व्हाट जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें क्या एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन क्या क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो इसमें गैसेस होती हैं, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, और जो डिफरेंट जो और गैसेस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये सारी गैसेस क्या है इसमें होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अभी जैसे CO2 का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें एक वाटर वेपर भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, वाटर वेपर भी होती है इसमें, ठीक है। अब वाटर वेपर में क्या है, मज़ेदार चीज़ देखते हैं कि जो ये वाला जो पोर्शन है ना, तो वाटर वेपर की वजह से क्या होता है कि CO2 को देखते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं कि जो ऐसे रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये सारी गैसेस होती हैं इसमें, है ना, ठीक है। CO2 हो गई, NO2 हो गई, और अपनी जो वाटर वेपर हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, जो सोलर रेडिएशन जो आता है उसको तो अंदर जाने देती है, ठीक है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना, ठीक है, जो यहाँ से जो जाता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ठीक है, उसको ये ब्लॉक कर देती हैं और वापस भेज देती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर जो है इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, और यही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी CO2 का कंसनट्रेशन क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स, और ये होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो है सन से आ रही हैं तो इनका जो वेव लेंथ है वो कम होती है, ठीक है, और इनकी वेव लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये तो इसको क्रॉस नहीं कर पाती और ये क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो ये है, अभी अगला देखते हैं इसमें, बस अभी इसमें वाटर वेपर का जो है उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, जो है कि वाटर वेपर का जो कितना वाटर वेपर है उसमें, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक कंसेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बीमारी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है, मान के चलो इस जो एयर है इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है 100 लीटर की, कि 100 लीटर वाटर को अपने पास स्टोर करके रख सकती है। अभी इसमें मान लो 75 लीटर है, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 75%, ठीक है। तो ये है, अब ये 25% और ले सकती है। जिस पॉइंट पे सैचुरेटेड हो जाएगी, 100 लीटर हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो इसकी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा ये नहीं ले सकती। तो फिर क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो आप उसका टेम्परेचर कम कर दोगे तो उसकी रिटेंशन जो कैपेसिटी है, ठीक है,
जो कितना वाटर वो रिटेन कर रही है वो कम हो जाएगी उसकी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ऊपर जाने पे क्या होता है, एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी क्या है, रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है। मतलब जो ये 100 लीटर ले रही है अभी ये कितना लेगी, 80 लेगी, 90 लेगी, ठीक है, उससे और कम होती चली जाएगी। फिर जहाँ पे ये 75 हो जाएगी वहाँ क्या है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और जिस टेम्परेचर पे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है 100%, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, इसके होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल कहाँ से आते हैं कि जो हम फॉसिल फ्यूल या जिस तरह का जो हम जलाते हैं या वो करते हैं तो उसकी वजह से छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो निकल जाते हैं। तो ये जैसे कि अभी हम देखते हैं PM2.5, PM10, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये क्या पॉल्यूशन भी काम करते हैं, ठीक है। तो इनका एक और मज़ेदार काम है। इनका एक मज़ेदार काम ये है कि जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये सारे, तो ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड का हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है कि जो वाटर जो है उसको कंडेंस होना है, ठीक है। जो वाटर पेपर का जो वाटर है उसको कंडेंस होना है तो उसके लिए एक मटेरियल की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो कंडेंस हो सकता है। तो ये उस मटेरियल का काम करते हैं, इसके बिना वो कंडेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है। तो इसी वजह से जो एंसेंट जो ऋग्वैदिक टाइम है उसमें क्या करते थे, वो हवन करते थे ताकि जो ज़्यादा न्यूक्लियाई को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकें वो, ठीक है। ठीक है, ये क्या करते थे, हवन करते थे ताकि ज़्यादा न्यूक्लियाई को वहाँ पे पहुँचाया जा सके और फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है और कोई नहीं है, ठीक है। आज हम इसको लेकिन पॉल्यूशन के उससे देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।